नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनके संबंध में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, या मेरे इस यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आइकन दिखेगा टेलीग्राम का, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट लेने के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा यूपीएससी के जीएस के पेपर संपन्न हो चुके हैं और उसके संबंध में मैंने एक समग्र रूप से ओवरव्यू किया है, उसका एनालिसिस किया है। तो आप उन लेक्चरों को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं और हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण और मेंस की दृष्टि से दोनों बातें करेंगे, ताकि हमको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता ना हो और इसी पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली महत्वपूर्ण न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 22 जो संघाई एससीओ की जो समिट थी आज उज्बेकिस्तान में, जो समरकंद में संपन्न हुई, उसमें भाग लिया और भारत के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। भारत ने वहां पे कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, प्यार का युग है। और हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुई है उन पे बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी होती है वो होती है हमारी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। जैसे स्टेट के विभिन्न जो प्रमुख होते हैं उनकी मीटिंग होती है और यही महत्वपूर्ण बात होती है। इसमें जो पहली प्रोसेसिंग हुई वो ये है कि इसमें ईरान और बेलारूस को मेंबर बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की गई। और जो मालदीव, बहरीन, म्यांमार, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड नेशन नहीं, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत को एससीओ का डायलॉग पार्टनर बनाने के लिए मुहिम बात कही गई। लेकिन अभी ईरान और बेलारूस अभी इसके सदस्य नहीं बने हैं, अभी उसकी प्रोसेस स्टार्ट की है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समरकंद डिक्लेरेशन किससे संबंधित, तो आप स्पष्ट रूप से बताइएगा कि एससीओ से संबंधित है। तो हम एससीओ के बारे में महत्वपूर्ण बातें करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये हुई है कि कॉम्प्रेहेंसिव एक्शन प्लान फॉर 2023 से 2027 तक हम क्या करेंगे, जो एससीओ के मेंबर स्टेट हैं उनके मध्य फ्रेंडशिप करेंगे, मतलब कि मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे उनके मध्य। ठीक है, लेकिन ये तो सब कहने वाली बातें हैं। इसी ग्रुप में दोनों देश हैं भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान की वजह से सार्क का जो सम्मेलन होना था वो नहीं हो पाए हैं, तो कटु शत्रुता है। और भारत चाइना के मध्य भी कटु शत्रुता है बॉर्डर को लेकर। तो एक केवल कहने वाली बात है, रियल में एक्चुअलिटी कुछ और है। और भारत ने कहा है, इसमें बात की गई है कि आप आतंकवादियों की, टेररिस्ट की और जो भी सेपरेटिस्ट जो ग्रुप है, अलगाववादी संगठन है और जो भी उग्रवादी संगठन है, उनकी जो संयुक्त राष्ट्र ने बैन किए हैं, एससीओ ने बैन किए हैं, उनकी क्या बनाओ, एक सिंगल लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? सिंगल लिस्ट बनाओ, ताकि वैश्विक रूप से इनकी पहचान सुनिश्चित हो सके और इन पे कड़े प्रतिबंध लग सकें। ये बात की है। लेकिन इसमें क्या होता है, आतंकवाद, मेरा आतंकवाद तेरा आतंक वाली बात बात होती है। चाइना बोलता है, अगर अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई आतंकवादी भारत में आता है तो चाइना बोलता है ये तो गुड आतंकवाद है, बैड आतंकवाद है। मतलब कि गुड और बैड आतंकवाद की बात होती है और बहुत सारे देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसार आतंकवाद की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, ताकि उनके राष्ट्रीय हित क्या कर सकें, सदे, और वो अपने अनुसार कार्य कर सकें। लेकिन भारत ने कहा है कि आतंकवादियों की एक ही लिस्ट होनी चाहिए और जो अच्छा आतंकवाद है और जो बुरा आतंकवाद है ये डिफाइन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद केवल
एक है और वो हमारी मानवता के लिए खतरा है। इस पे हमें बात करनी चाहिए। तो ये पॉइंट अभी कंक्लूड हुआ है। दूसरा, तीसरे मुद्दे पे बात हुई है कि डब्ल्यूटीओ में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पश्चिमी देशों के द्वारा जो बैरियर लगा दे जाते हैं कि आपके इस चाय में, जैसे अभी हाल ही में आपने चर्चा में सुना होगा कि चाय में आपके में बैक्टी मतलब कि पेस्टिसाइड है, तो आपकी चाय नहीं लेंगे, आपकी चाय को वापस करेंगे। ठीक है, वापस करेंगे। आपके आपने इनका उत्पादन करने के लिए बाल श्रम का उपयोग किया है, तो हम आपके इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, वापस करेंगे। तो ये, ताकि ये विकासशील देश ज्यादा से ज्यादा निर्यात ना कर पाए, ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं, गलत प्रतिबंध लगा देती हैं, ताकि हमारे देश का प्रोडक्ट कहाँ वहां ना पहुंच सके। तो इन पे बात हुई है। बोल रहा है कि हम ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट के संबंध में बात करेंगे, और जो भी गलत तरीके से जो अनफेयर ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं, उनके संबंध में इफेक्टिव तरीके से बात करेंगे। और डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म आए, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो 3 पॉइंट हो गए। दूसरा, इंडिया और समरकंद के बारे में महत्वपूर्ण न्यूज ये है, एससीओ के बारे में। सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि बनारस को फर्स्ट ईवर एससीओ टूरिज्म कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया है एससीओ समिट में। और इसकी जो अध्यक्षता है अब उज्बेकिस्तान के हाथों में दे दी गई है। इंडिया ने कहा है कि हम वर्किंग करेंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में कार्य करेंगे, स्टार्टअप और इनोवेशन की दिशा में कार्य करेंगे। इंडिया ने कहा है। सॉरी, इंडिया ने और कहा है कि हम कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इंश्योर, जो भी मतलब कि रिजिलेंट है सप्लाई चेन, उसके बारे में रीजन में, इस क्षेत्र में बात करेंगे, ताकि सप्लाई चेन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके जो सदस्य देश हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसके रसिया है, चाइना है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ बने थे, तिजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और उज्बेकिस्तान है, और कजाकिस्तान है, ये आप देखना। अब इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक ये है कि इसको 1996 में संगाई 5 जो देश हैं उनने क्या किया, इसको एस्टेब्लिश किया। ठीक है, संगाई 5। और इसको 1999 में इसको काउंटर जो भी मतलब कि बॉर्डर पे जो भी अपराध संबंधी गतिविधियां होती थी, उसके संबंध में कार्य किया। उज्बेकिस्तान एससीओ में 2001 में आया। ठीक है, और ये सारी बातें हुई, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेन आपको याद रखना है इसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। गोल क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करेंगे, आपस में हम विश्वास करेंगे, और अपने पड़ोसी देशों के साथ हम पॉलिसी में क्या करेंगे, उसकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और प्रभावी रूप से हम क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। और हम व्यापार, आर्थिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चरल और शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन और टूरिज्म, और जो पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में हम मिलकर सब क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और इस रीजन में हम क्या करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, सुरक्षा बनाए रखेंगे और स्थिरता को बल देंगे। तो ये सारी बातें की हैं। ठीक है, एससीओ का स्ट्रक्चर ये है। सबसे बड़ी बॉडी होती है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, आप इसको देखेंगे। और इसका महत्वपूर्ण जो संगठन है वो है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में रैट्स। इसको 2002 में लाया गया। और रैट्स मतलब कि जो आतंकवादी संगठन है उसके संबंध में काम करता है, कार्रवाई करने के संबंध में ये संगठन है, इसको आप ध्यान रखना। और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। संगाई से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि संगाई में मुख्यालय वो इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल था, हमने इसको कंप्लीट किया। एक महत्वपूर्ण न्यूज और है कि इंडिया जो 9वां सेशन है वो होस्ट करेगा किसका, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको आईटीपीजी आरएफए भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में सीड ट्रीटी भी बोलते हैं।
मतलब कि बीज संधि भी बोलते हैं इसको, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका महत्वपूर्ण काम ये है, आप इस बात को समझें, जैसे इसका महत्वपूर्ण काम ये है कि मान लो कोई आपदा आ गई, तो ये क्या करते हैं, जितने भी सीड्स हैं, जितने भी क्रॉप्स के सीड्स हैं, वेराइटीज हैं, प्लांट के सीड्स हैं, तो उनको क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। कहाँ पे, आप ये देख पा रहे होंगे, ये नॉर्वे में सालबर्ड आइसलैंड है, यहाँ पे ये सुरक्षित रखते हैं। जैसे आइसलैंड जो भी हमारे ग्लेशियर होते हैं वहां पे, आप ये है तो ये यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे बहुत सारे सीड्स हैं, विभिन्न वेराइटी के, विभिन्न प्लांट के, विभिन्न क्रॉप के। क्योंकि कोई आपदा आ जाए, पूरी मानव जाति नष्ट हो जाए, या पूरी फसलें क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो व्यक्ति के पास कहाँ से सीड आएंगे। तो ये एक रेफ्रिजरेटर का काम करता है, ग्लेशियर में है, ताकि ये सुरक्षित रहे लाखों करोड़ों साल तक। और हमारे लिए फ्यूचर में अगर कोई आपदा आती है तो हम इसको सुरक्षित रूप से इनका उपयोग कर पाए। भारत के भी सीट से इसमें इफेक्टिव रूप से भागीदारी करता है। बस आप इसको लोकेशन ध्यान रखना है, सालवर्ड आइसलैंड कहाँ पे है, नॉर्वे में है, और ये काम ये करता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी प्रकार के सीड्स हैं वहां पे सुरक्षित रखता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब न्यूज ये है कि भारत इसको होस्ट करने जा रहा है, जो 9वां सेशन है। ये क्या है, जितने भी मतलब कि ये लीगली बाइंडिंग है, सबसे बात आप पहले ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, FAO ने, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो 2001 में स्टेब्लिश हुआ ये ट्रीटी, और 2004 में इन्फोर्स में आई। इंडिया इसकी पार्टी है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने बता दिया, कि हम क्या कर सकें, संरक्षण कर सकें, सतत यूज कर सकें, जितने भी प्लांट हैं उसके जेनेटिक रिसोर्सों का क्या कर सकें, फूड और एग्रीकल्चर के लिए हम उनको स्टोर करके रखें कोई आपदा में, और ताकि हम इक्विटेबल क्या कर सकें, शेयर कर सकें लोगों के साथ। और इसको सालवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, जो हमने देखा, इसकी लोकेशन नॉर्वे में है, यहाँ पे सब चीजों को रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसका महत्व क्या है। महत्व ये है कि ये नेचुरल रिसोर्स के संबंध में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हमारी सहायता करता है। और अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ गई, एक्सट्रीम कोई कंडीशन आ गई जिसने एनवायरमेंट को नष्ट की, हमारी जैव विविधता को नष्ट कर दिया, हमारी सारी फसलों को नष्ट कर दिया, मानव प्रजाति को नष्ट कर दिया, तो व्यक्ति खाएगा क्या, और उसके पास सीड्स जितने भी हैं वो नष्ट हो गए, तो इस उस केस में इसका यूज हो सकता है। और ये हमारे फूड, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत ने इसी तरह का सील्ड वाल्व कहाँ बनाने की प्रयासरत है, तो लद्दाख में। आप इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ है भारत का, लद्दाख में। और ये भारत इसमें भी एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, 1945 में स्टेब्लिश हुई, 197 इसके देश हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है, इटली में, आप देख पा रहे होंगे। और ये भुखमरी और पोषण और खाद्य सुरक्षा की दिशा में कार्य करता है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2 साल में एक बार होती है। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 49 मेंबर होते हैं, आप इस बात को समझना। और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो इसी के द्वारा चलाया जाता है, जहां पे मतलब गरीब देश हैं उन पे, जहाँ पे अतिरिक्त, मतलब कि जैसे भारत के द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में हिस्सा लिया जाता है, तो वहां पे भारत के द्वारा अनाज को उन देशों में भेजा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल। दूसरे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, इस बात को समझना। पेरियार जी समाज सुधार की दिशा में काम किया, और 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया। सोशल जस्टिस का न्याय कि इनने सामाजिक न्याय की दिशा में काम किया, किसकी दिशा में काम किया, पेरियार, सामाजिक न्याय की दिशा में। इसका इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ, इरोड डिस्ट्रिक्ट में। इनने गांधी के क्वेश्चन किया कि आप
कांग्रेस पार्टी में जो ब्राह्मण लोग हैं और नॉन ब्राह्मण लोग हैं उनको अलग अलग डाइनिंग क्यों करवाते हो? इसी मुद्दे पर 1925 में इनका पार्टी से रिजाइन दे दिया कांग्रेस से, और इनने अपनी पार्टी स्टेब्लिश की जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, का ध्यान रखना। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टेब्लिश किया जिसका नाम था आत्मसम्मान मूवमेंट। और इनका काम था कि सोसाइटी में जितने भी ब्राह्मण हैं, हाई क्लास के लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं वहां पे उनकी सामाजिक रूप से डोमिनेंस करते हैं और ब्यूरोक्रेसी में उनका हिस्सा ज्यादा है, और जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो इनके खिलाफ इनने आवाज उठाई और इसलिए इनको बोलते हैं सोशल जस्टिस डे के रूप में, सामाजिक न्याय की दिशा में इनका कार्य किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 1924 में बायकॉम सत्याग्रह इनने चलाया और डिमांड की कि लोअर कास्ट के जो पर्सन हैं उनको इक्वल राइट दिया जाए, पब्लिक पाथ पे उनको चलने दिया जाए। और जो फेमस टेम्पल है मतलब कि बाइकोम टेम्पल, उनपे चलने मतलब उनपे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको वो जा सकें और सार्वजनिक रूप से वो क्या कर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सकें, और जो नौ ब्राह्मण लोग हैं वो उनका शोषण नहीं करें, इस बात को आप ध्यान रखना। और इनको बाइकॉम वीर भी बोलते हैं, जिसको हीरो ऑफ बाइकॉम भी बोलते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, 1940 में इनने एक पार्टी का गठन किया जिस अभी हम तमिलनाडु में देखते हैं, जिसको द्रविड़ काजगम बोलते हैं, डीके। और इनने कहा कि एक द्रविड़ नाडु की स्थापना होनी चाहिए जिसमें तमिलनाडु होगा, मलयालम होगा, तेलुगु लोग होंगे और कन्नड़ स्पीकर होंगे, उसको बोलेंगे द्रविड़ नाडु। आप इस बात को देखेंगे, ठीक है। और हमने ऑब्जेक्टिव इनके देख लिए, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पेरियार जी है। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण आर्टिकल ये है कि हमारे देश में जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि जो प्रजनन दर है वो डिक्लाइन हो रही है, और 2030 तक विश्व में बोला गया है कि पॉपुलेशन कितनी होगी, 8.5 बिलियन होगी। ठीक, डिक्लाइन क्यों हो रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें 50% का डिक्लाइन मिलेगा। और एवरेज 5 चिल्ड्रन हमारे देश में 1951 थे, 1951 में 5 चिल्ड्रन थे प्रत्येक वुमन पे, लेकिन 2020 में हम 2.4 पे लेके आए। जे ये बात कही गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जिसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन, और इसको प्रिपेयर किया जाता है अन्य देशा ने। इसको आप रिपोर्ट को ध्यान रखना, यूपीएससी कभी आपसे रिपोर्ट भी पूछ लेता है, अन्य देशा इसको जारी करता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। और इंडिया के बारे में इसमें फैक्ट ये है कि इंडिया 3% की ग्रोथ पे था 1972 में, लेकिन अभी 1% से कम वाली ग्रोथ पर है, तो इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। और इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 5.4 थी कब, 1951 में, लेकिन अभी 2.1 आ गई है। तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है। इसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति की डेथ होती है तो दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पे, माना कि जनरेशन रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति अगर खत्म हो गए तो इसकी जगह पे क्या हो गए, दो व्यक्ति आ गए। दो व्यक्ति आ गए तो उससे क्या होगा, जनरेशन का क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। तो ना तो जनसंख्या बढ़ी ना तो घटी, जनसंख्या क्या हो गई, एक स्थिर हो गई। ये बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ कितनी, 2.1। लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 आया, उसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 आई इंडिया में। और जो लिंग अनुपात है उसमें भी सुधार देखने को मिला, आपने न्यूज देखी होगी। तो उसमें तो उसमें क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप जनरेशन का रिप्लेसमेंट इसमें नहीं हो रहा है। तो जनरेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो जनसंख्या तो क्या होगी, हमारी घटेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि 2021 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, जो 3%, 3 से ज्यादा जो फर्टिलिटी रेट वाले राज्य हैं वो बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मणिपुर है। इस बात को ध्यान रखेंगे।
अब एक बात समझो, अगर फर्टिलिटी रेट कम है तो हमारे यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी कम होगी, और सरकार के ऊपर जनसंख्या का दबाव भी कम होगा। अगर सरकार के ऊपर जनसंख्या का दबाव कम होगा तो सरकार अच्छी अच्छी पॉलिसी लेके आ पाएगी, लोगों को एजुकेशन अच्छा मिलेगा, लोगों को अवसंरचनात्मक जो विकास है वो अच्छा होगा, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगा, और फर्टिलिटी ड्रॉप होने से इनकम क्या होगी, राइज होगी, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और वर्किंग एज पॉपुलेशन को, जो जन आंखिकी लाभांश की बात करते हैं, उनका हम यूटिलाइज भी अच्छे से कर पाएंगे, उनको हम स्किल भी दे पाएंगे, ताकि वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, बाहर हम अच्छे से उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। और क्या कर पाएंगे, हमारे देश में इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है। मतलब कि सारी चीजें अच्छी अच्छी होंगी, लेकिन कुछ कुछ निगेटिव बातें भी होंगी। मतलब कि लोगों को लैंड भी मिलेगा, लोगों को वाटर भी सही मिलेगा, लोगों को अदर जो संसाधन है वो भी मिलेंगे, और हम जो सतत पर्यावरण की बात करते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है। अब निगेटिव ये है, मान लो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन होगी एक टाइम बाद। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जिसको बोलते हैं एल्डर पॉपुलेशन, 60 साल से ज्यादा, तो वो इस पे निर्भर होगी, तो इसका रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि 2021, मतलब 21वीं सेंचुरी तक भारत में 40% जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, और 60% पॉपुलेशन क्या होगी, वर्किंग होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। और हम जो स्किल की बात करते हैं वो हम लोगों को नहीं दे पाएंगे बाहर, जब जैसे जापान है, चाइना है, रसिया है, नॉर्वे है, जो जितने भी डेवलप्ड देश हैं, वहां पर पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो वहां पर जो यूथ, जो वर्किंग जो पॉपुलेशन है, उनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है। तो वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग इनिशिएटिव लेके आए। जैसे रसिया ने अभी हाल ही में बोला कि हम 13 लाख रुपए देंगे, आप क्या करो, मतलब कि नेक्स्ट बच्चे का क्या करो, जन्म दो, मतलब कि आप बच्चों को क्या करो, जन्म दो। चाइना ने बोला, चाइना में बहुत कम हो गया है तो चाइना कुछ अलग इंसेंटिव देने जा रहा है। ठीक है। जैसे जर्मनी में, जर्मनी ने बोला कि बूस्टिंग बर्थ के लिए, जो जर्मनी बोल रहा है कि हमको पेरेंटल आपको लीव देंगे, कई और सारे बेनिफिट देंगे। डेनमार्क ने जो आईवीएफ होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो सेंटर होते हैं, उसमें 40 साल से कम लोगों के लिए उनने क्या किया है, कई उनका नेशनलाइजेशन कर लिया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया, ताकि लोगों को कम सुविधा में, मतलब कि कम पैसों में लोगों को ये फैसिलिटी मिल सके। पोलैंड ने कहा है कि 2 चिल्ड्रन पे हम आपको बहुत सारे कैश पेमेंट, अगर आप 2 चिल्ड्रन आप पैदा करोगे तो हम आपको मंथली कैश पेमेंट देंगे। ठीक है। रसिया ने तो बोला ही है कि हम 13 लाख रुपए देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो डिक्लाइन हो रही है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो क्या होगा, वहां पे जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कम होगी, डिमांड कम होगी, तो जो अर्थव्यवस्था जो विकास की ऊंचाइयों पर जा रही है वो क्या होगी, नीचे धड़ाम होगी, नीचे गिरेगी। ठीक है। तो हमें इंडिया को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी पॉपुलेशन को फोर्सफुली कम नहीं करना चाहिए। अभी जो हो रहा है वो सही है, रहने दो। लेकिन जो अभी जनांकीय लाभांश की बात पे, उसको सही से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। और इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी जनांकीय लाभांश है उनको सही से यूज करें, बेटर उनको एजुकेशन दें, बेटर उनको हेल्थ दें, बेटर उनको पोषण दें, और इतनी सारी दें ताकि उनकी जो आयु, जो स्पेम रेशियो है वो क्या हो, बढ़े। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था, आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है। मेंस में आते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट कुछ बेसिक देख लेते हैं। मान लो स्टेज 1 पे क्या होता है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन रेशियो होता है वो स्टेबल होता है या स्लो होता है, मतलब कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। जैसे क्या हुआ, बर्थ रेट भी हाई है और वहां पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो खाना है वो सही नहीं है, तो लोग मर भी ज्यादा रहे हैं। तो एक बात इसमें ध्यान रखना, जो ये वाला जो इसका बेस होता है ना, ये यंग पॉपुलेशन को शो करता है, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ऊपर हमारी जो एल्डर पॉपुलेशन है उसको, मतलब कि जो वृद्ध पॉपुलेशन है उसको बढ़ावा देता है।
तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो ये वाला बेस कितना चौड़ा है, इसका मतलब हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे पास जो एल्डर पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन स्टेज सेकंड में क्या होता है, बर्थ रेट तो हाई रहती है, लेकिन सरकार स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं करती है, आपको पोषण देती है, तो उसकी डेथ रेट में क्या होता है, बहुत कमी होती है। तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज क्या करती है, ग्रोथ करती है, रैपिडली क्या होती है, इंक्रीज होती है, जैसे भारत में देखा गया। स्टेज थ्री में क्या होता है, आपकी जो बर्थ रेट है वो भी कम होती है, ये गिरती है, और डेथ रेट, आपकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो इसको क्या करते हैं, ये जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाती है। लेकिन इसमें इंक्रीज तो होता है, लेकिन बहुत इंक्रीज स्लो डाउन होता है, इसको देखने को मिलता है। और जो ये वाला पार्ट है बेस, ये भी कम देखने को मिलता है। फिर ये वाला पार्ट है ऊपर, ये बढ़ने लगता है, हमारे यहाँ एल्डर पॉपुलेशन है वो भी क्या होती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि लोगों को जीवन काल बढ़ जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती हैं। तो अभी जो भारत है वो इस स्टेज में है, स्टेज थ्री, इसको बोलते हैं संक्रमणकालीन अवस्था, ठीक है, इस बात को समझेंगे। और जो अन्य जो विकसित देश हैं, जैसे भारत से ऊपर जिसकी इकोनॉमी डेवलप है, वो इस देश में, अब भारत किस स्टेज में जाएगा, इस स्टेज में, मतलब कि जो बर्थ रेट है वो देखो 1% से कम है, और जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी हो जाएंगी। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल स्टेबल की तरफ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो जो वृद्ध पॉपुलेशन है वो, ये वाला जो साइज है वो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे देखो ये वाला साइज बड़ा हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इस बात को समझोगे। और जो हमारी जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे जापान हो गए, नॉर्वे हो गए, रसिया हो गए, वो इस स्टेज में है, मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो कितनी कम है, और जो वृद्ध पॉपुलेशन है वो अधिक है, ये देखो, समझ रहे हो, तो डिमांड कम होगी, और जबकि और आर्थिक गतिविधियां भी कम होंगी। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये वाले बेस को ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला बेस बढ़े, ताकि हमारे यहाँ इकोनॉमी क्या हो, बूस्ट हो, और वृद्ध पॉपुलेशन की संख्या क्या हो, कम हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचों स्टेज क्लियर हो गई ना, चलो आगे देखो। अभी हमारे यहाँ चीता इंट्रोड्यूस हुए, और एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने बोला कि ये तो दहाड़ेगा, ये तो हमें लगा कि दहाड़ेगा, लेकिन ये तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहा है, उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग 7 जो बिग कैट हैं उनमें कंफ्यूज ना करें, और जो चीता है उसमें कंफ्यूज ना करें। चीता और 7 बिग कैट में थोड़ा अंतर है, इस बात को समझेंगे, और इनकी जो बेसिक फीचर्स हैं उस बात को समझेंगे। हमारे यहाँ जो पैंथरा होते हैं वो रोअर कर सकते हैं, रोअर मतलब दहाड़ सकते हैं, जो शेर दहाड़ता है ना, वैसे रोअर कर सकते हैं। लेकिन ये कांट पोअर, पोअर मतलब ये मियाऊ नहीं करते हैं, जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, बात आई समझ में। और जो लायन होता है, लियोपर्ड होता है, जगुआर होते हैं, और ये क्लोजली रिलेटेड है। और अदर जो स्टैंड होते हैं, जैसे स्नो लियोपर्ड होता है जो हमारे यहाँ भारत में पाया जाता है, और अदर देशों में पाया जाता है, ये रोअर नहीं कर सकता, माने कि इस पैंथारा में से जो स्नो लोपर्ड है वो रोअर नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, दहाड़ नहीं सकते हैं। कौन, पैंथारा, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है टाइगर, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है पैंथारा टिग्रिस। इसका जो साइज रहता है, कि जो वजन रहता है 75 से 300 केजी तक रहता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ यही सबसे अधिक है। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर है, और ये भारत का नेशनल एनिमल है, बांग्लादेश का भी है, मलेशिया का भी है, और साउथ कोरिया का भी, इस बात को समझेंगे, ठीक है। और ये लार्जेस्ट है, जितने भी वाइल्ड कैट होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन जो 2021 में सेंसस आया वो भारत में कितनी है, 2967 है। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद कर्नाटक में, और उसके बाद उत्तराखंड में, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा, लायन, जिसको पैंथारा लियो बोलते हैं, इसका जो वजन होता है 100 से 250 केजी तक होता है,
और जो अफ्रीकन लायन होता है वो वनरेबल कैटेगरी में है, और जो एशियन है वो इंडेंजर्ड है। जैसे आप एशियन वाला जो लायन है वो कहाँ पाया जाता है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जैसे नेटिव टू अफ्रीका इन एशिया। और ये देखो ये 600 एशियाटिक लायन है, वो कहाँ है, गिर फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हाल ही में क्या हो रहे थे, ये लोग मर रहे थे, ये जो लायन है। क्यों, एशियाई शेर बोलते हैं इनको, क्योंकि ये वायरस का अटैक हुआ था, तो इस वजह से ये लोग कुछ मर गए थे, तो सरकार ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ये जो लाइन है वो हमारे अशोका पिलर सारनाथ में है। और जो बंगिंगम पैलेस है जो ब्रिटेन में है, वहां के मेन एंट्रेंस पे देखने को इनको मिलता है। और इसी को लेकर अभी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी कि अभी जो नया जो सेंटर विस्टा जो प्रोजेक्ट बनना है उसमें इनकी जो आकृति रिवील की गई, उसको इनको थोड़ा सा उग्र अवस्था में दिखाया गया, ऐसा राजनीतिक पार्टियों ने बोला। ठीक है, और जबकि जो ओरिजिनल है वो थोड़ी शांत अवस्था में है, तो हम इसको किसी दिन डिस्कस करेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट होता है जैगुआर, जिसको पैंथेरा ऑनका बोलते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है। ये लार्जेस्ट कैट है कहाँ, अमेरिका में। ठीक। और कुछ हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, इसका आईयूसीएन स्टैंडर्ड ध्यान रखना। तो हमने कितनी पढ़ ली अभी, वन, वन, टू, थ्री। ठीक है। फोर्थ है लियोपर्ड, जो पैंथेरा पैराडस बोलते हैं। इसका जो आईयूसीएन स्टैंडर्ड है वनरेबल है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एनिमल में कहा जाता है। ठीक है, ये अफ्रीका और एशिया में हमको देखने को मिलता है। और लाइक ब्लैक जवार और मेलेस्टिक लेपर्ड, इसको ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो सिनो लेपर्ड है वो हमारा पैंथरा अनकिया है। इसका जो स्टेटस है वो वनरेबल है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखना। और ये स्मोकी ग्रे कैट के रूप में देखने को मिलता है, जैसे यहाँ ये हमारे भारत देश में पाया जाता है। ठीक है, और सेंटर और साउथ एशिया में देखने को मिलता है। ठीक। और इसको मतलब कि स्टेट एनिमल है लद्दाख का, और हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, स्टेट एनिमल है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमें एक होता है प्यूमा। प्यूमा डोमेस्टिक कैट से, जैसा आप देख पा रहे हो, जो प्यूमा के शूज पहनते हैं उसी पे आधारित है। जो डोमेस्टिक कैट से संबंधित होता है, ये ओनली वन एक्सटेंटेड स्पीसीज है। और ये क्वार से संबंधित प्यूमा, जो कन कलर भी बोलते हैं। इसका जो आईयूसीएन जो स्टेटस है लिस्ट कंसर्न है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट कैट है आफ्टर जगुआर, जो अमेरिका में देखने को मिलती है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे, इसको माउंटेन लॉयन या फिर पैंथर भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कितने पढ़ लिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, और एक जो सेवंथ स्पीसीज है वो अचिनोक्स है, जो हमारा चीता है, जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसका जो आईयूसीएन स्टैंडर्ड है वो वनरेबल है। अगर वनरेबल की बात कर रहे हैं तो कहाँ की बात कर रहे होंगे, अफ्रीका चीता की। और जो एशियन चीता है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जो केवल ईरान में पाया जाता है। और जो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 3 सेकंड में पार कर सकता है, जो कोई स्पोर्ट कार भी पार नहीं कर सकती। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कितनी तेज स्पीड से भागता होगा। इसका जो अचीनो जेवाटस इसका नाम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो कोई छूटने वाला नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई है। तो आप यहाँ के स्पेशली आप इसको ध्यान रखेंगे। और स्पेशली आप किन चीजों को ध्यान रखेंगे, एक तो आप सिनो लेपर्ड ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा आप लॉयन ध्यान रखेंगे, और तीसरा आप टाइगर ध्यान रखेंगे, क्योंकि तीनों हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण और पर्याप्त आबादी के रूप में पाए जाते हैं। तो आप इन तीन चीजों को, और आप चीता को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब एक शब्द चर्चा में है, कलर रिवोल्यूशन। तो कलर रिवोल्यूशन का मतलब है कि सोवियत जो भी सोवियत यूनियन है उनमें जो भी अनपॉपुलर रिजीम स्टेब्लिश हुई है उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट लोग करते थे, तो इसको कलर रिवोल्यूशन बोलते हैं। और यूक्रेन में इसको 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन नाम से जाना गया। किर्गिस्तान में टुलिप रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। बस इतना ध्यान रखना, यूक्रेन में ऑरेंज
जॉर्जिया में, यूक्रेन में ऑरेंज, जॉर्जिया में रोज, और किर्गिस्तान में टुलिप रिजर्वेशन। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में इस रेवोल्यूशन का जो शब्द है वो वेस्ट एशिया अदर देश में भी देखने को मिला है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक कृतज्ञ है, चर्चा में है 3.0, इसको स्पेलिंग सही कर लेना, आई आई है। ये क्या है, एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है। हैकाथॉन मतलब प्रॉब्लम से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करना है। और जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है इंडिया में, उसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। ये क्या है, बस हैकाथॉन। ठीक है। किससे संबंधित, क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित। ठीक है। अगर क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित है तो उसको कौन करेगा, आईसीआर करेगा, और नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत इसको किया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। टीकेडीएल चर्चा में था, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये क्या है, जितनी भी हमारी जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, सोआ रिप्पा है, योगा है। और ये एक्चुअली क्या होता था पहले, इसका कोई डाटाबेस नहीं था। तो जो वेस्टर्न कंट्री थी हमारे देश से इन थेरेपी को ले जाकर उन पे पेटेंट ले लेती, उन पे महंगे महंगे दामों में बेचती थी। और इससे संबंधित केस भी हुआ था। तो भारत ने सोचा कि हम क्यों ना एक डाटाबेस बना लें, और हमारे यहाँ जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं उनका क्या उपयोग है, क्या यूजेस है मेडिसिन के क्षेत्र में, उनको हम स्टोर कर लें, ताकि जो इलीगल तरीके से कोई भी कंपनी इसमें इस पे पेटेंट ना ले पाए। इसके संबंध में यूज है बस। और इसको जो चालू किया है सीएसआईआर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब एक हाइब्रिड मिलिटेंट शब्द चर्चा में है। सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड मिलिटेंट को क्या किया है, कैप्चर किया है। ये क्या करते हैं, लोगों के बीच क्या करते हैं, आम नागरिक बन के रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या करते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, स्लीपर सेल के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। तो बस इतना से ध्यान रखना है। तो इनको बहुत खतरनाक होते हैं कि हमारे बीच ही एक आतंकवादी रह रहा है, आतंकवादी सोच का व्यक्ति रह रहा है, तो कितना खतरनाक होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है। चर्चा में था इसलिए डिस्कस कर लिया। अब एक अवार्ड चर्चा में है जिसको इंस्पायर अवार्ड बोलते हैं। तो इंस्पायर सरकार ने कुछ अवार्ड दिए हैं। इंस्पायर एक योजना है, इसका मतलब है कि इनोवेशन को बढ़ावा दें, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने चालू करता है। एक मानक प्रोग्राम है। मानक प्रोग्राम का मतलब है कि मिलियन माइल अगुमेंटेड नेशनल एस्पायरेशन, मतलब कि जितनी भी भारत में मिलियन माइंड है वो क्या करें, इनोवेशन को बढ़ावा दें, और ओरिजिनल आइडिया है उनको प्रमोट करें। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। आप केवल इंस्पायर योजना ध्यान रखना, और मानक जो योजना है वो ध्यान रखना। दोनों का उद्देश्य यही है कि हम क्या करें, इनोवेशन को बढ़ावा दें, बस इतना ध्यान रखना है। एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट चर्चा में है। इसको 2019 में स्टेब्लिश किया गया था, ऑटोनॉमस है, और सेंट्रल लेवल पे काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत काम करती है। ये क्या करती है, स्कूल के सिलेबस को रिकमेंड करती है, स्कूल हॉस्टल स्टैंडर्ड और टीचर रिक्वायरमेंट गाइडलाइन के बारे में देती है। अब इसी से संबंधित एक योजना है, एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल, जैसे नवोदय स्कूल होते हैं ना, उसी के आधार पर इसको डेवलप किया गया है। इसको 1997 98 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है अक्रॉस इंडिया, उसमें लागू करने की बात की गई थी। 2018-19 में ऐसे ब्लॉक जिसमें एसटी पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है, और ऐसे जिसमें 20,000 के आसपास ट्राइबल पर्सन रहते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण करेंगे। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। ये नवोदय की तर्ज पे इनको बनाया जा रहा है। इस बात को किसके लिए, एसटी के लिए। क्राइटेरिया आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु ने एक मिड डे मील स्कीम के तहत कहा है कि अब बच्चों को हम नाश्ता भी देंगे, जिसमें 293 कैलोरीज होगी, और प्रोटीन 9.85 ग्राम होगा, और पर डे इस नाश्ते में मिलेगा, ताकि वो क्या करें, स्कूल इंप्रूवमेंट में बढ़ावा हो, ड्रॉप आउट रेट कम हो, लोग स्कूल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में आए। अच्छा स्टेप है।
आप इसको केस स्टडी में लिख सकते हैं, कोई रिफॉर्म की बात आए तब वहां पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम मिड डे मील के बारे में जान लेते हैं। टाइमलाइन इसको 1995 में स्टेब्लिश किया गया था प्राइमरी स्कूल के लिए। 2001 में इसको यूनिवर्सल किया गया, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और जितने भी एडेड स्कूल हैं वहां पे। 2007 में इसको एक्सटेंडेड किया गया अपर प्राइमरी स्कूल में, और 2009 में इसको राइट टू चिल्ड्रन फ्री है कंपलसरी जो एक्ट है 2009 वाला, उसमें इंक्लूड किया गया, किचन के बारे में बात की। और 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको लीगली एंटिटी के रूप में बात की गई। ठीक है, 14 ईयर को फ्री और कुक्ड हॉट मिड डे मील इनको दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात और है कि इसको फॉर प्राइमरी क्लासेस के लिए फूड ग्रेन 100 ग्राम, पल्सेस 20 ग्राम, वेजिटेबल 50 ग्राम, और जो ऑयल और फैट्स है उसमें 5 ग्राम होना चाहिए। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे देख लो। अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 150 ग्राम फूड ग्रेन, पल्स 30 ग्राम, वेजिटेबल 75 ग्राम, और जो ऑयल और फैट है वो 7.5 ग्राम होने चाहिए। ठीक है, अब एक ग्रीन फिन हब चर्चा में है, इसको डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसको बस ध्यान रखना। और एक इसका मतलब है कि सस्टेनेबल मरीन जो टूरिज्म है उसको हम क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें, इसका आप गोल ध्यान रखना। और इसको किसने डेवलप किया है, यूनेप ने, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब एक चर्चा में केदारनाथ का मंदिर है, क्योंकि कुछ मुंबई के बिजनेसमैन ने कहा है कि हम इसको गोल्डन परत क्या कराएंगे, चढ़वाएंगे। लेकिन कुछ जो वहाँ की जो प्रीस्ट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ओरिजिनलिटी के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। बस एक न्यूज है इस पे। आप देख सकते हैं यमुनोत्री यहाँ पे है, केदारनाथ ये है, गंगोत्री ये है, और बद्रीनाथ ये है। आप इसको बस मैप ध्यान रखेंगे, और आपका लक्ष्य ये है मसूरी लवासना। ठीक है, आगे चलते हैं, एक मैप पढ़ लेते हैं। मैप क्या पढ़ ले, चर्चा में है, देखो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी हैं किनको, जो अंगोला के राष्ट्रपति हैं, दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। इनका नाम है जॉव मैनुअल गॉनक्लेव्स। ठीक है, तो अंगोला हमारा यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे। अटलांटिक ओशन में एक लैंडलॉक नहीं है, अटलांटिक ओशन में अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ नामीबिया है, इसके साथ बोस्टवाना है, इसके साथ जाम्बिया है, इसके साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, और इधर आपको रिपब्लिक ऑफ द कांगो मिलेगा। ठीक है, तो इतने देश से सीमा लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।